वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ के इंकशाफात पर तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम कर दी और तहकीकाती कमेटी नून लीग के दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले जो इश्तिहारात हैं उनमें बेज़ाब्तियों और मीडिया सेल के ज़रिए मनपसंद सहाफ़ियों और मुख्तलिफ जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनको नवाजने से मुतालिक अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। अच्छा, आपको याद होगा कि कल मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया था कि चैनल्स के इश्तिहारात रोकने से मुतालिक जो ऑडियो है वो उनकी ही है, यानी वो मानी कि ये मेरी ही है, जिस पर वफाकी वज़रा का शदीद रद्द अमल भी सामने आया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मरियम नवाज़ का इश्तिहारात कंट्रोल करने का एतराफ़ संगीन माली बेज़ाब्तियों का एक और एतराफ़ है। अच्छा, दूसरी जानिब PDM का जो सरबराही इजलास है वो 6 दिसंबर को दोबारा इस्लामाबाद में होगा और इस इजलास में PDM में शामिल तमाम जमातें अपनी पार्टी में मुशावरत के साथ तजावीज़ मुरतब करके लाएंगे और फिर हतमी पॉलिसी और अहम ऐलानात किए जाएंगे। इस सूरत हाल के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, PDM की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज़ लीग ने कहा है कि पार्लियामेंट में जाली कानून साजी की गई है और इस कानून साजी के ज़रिए से इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर बाकायदा वार किया गया है। अगले इजलास में PDM अगर लॉन्ग मार्च या फिर इस्तीफ़ों का ऐलान करती है तो इस पर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, बात यह है कि वो तो हर उस चीज़ को जाली कहेंगे जिससे उनका नुकसान होता है और जो वो नहीं करना चाहते। आप मुझे बताएं कि अगर एक आइन की शिक के तहत कानून साजी हुई है और एक ऐसी चीज़ के ऊपर हुई है जो पिछले कई बरस से नज़रअंदाज हुई और उस चीज़ के ऊपर जब हमने आगे बढ़ना चाहा तो अपोजिशन ने उस पर बात करने से भी गुरेज किया, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग नहीं किया जी। और अब जब आइन के मुतय्यन करदा प्रोसेस के मुताबिक कानून साजी हुई है तो वो ये कह रही हैं कि ये जो भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आप मुझे बताएं अगर वो ये चाहती हैं कि हम लोग इंतखाबी इस्लाहात ना करें, पे वार किया गया, ऐसा अगर हम इंतखाबी इस्लाहात अगर वो ये चाहती हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हम ना करें या अगर वो समझती हैं कि वो बेहतर तरीके से कर सकते थे तो उनके पास तो इतना वक्त था, उनको करना चाहिए था। और जब हमने किए हैं और हम सामने लाए हैं तो हमें वो बताते आके कि जी इस इशू के ऊपर आप ऐसे करें, या अगर आप EVM इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। उनका एक ही जवाब था कि जी हमने इस रूट पे नहीं जाना, हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करना। वो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाना चाहते। और आप मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताएं ख़ुद कि इलेक्शंस इस मुल्क में क्रेडिबल नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्शंस का फरसूदा निज़ाम है इससे किन पार्टीज़ को फ़ायदा हुआ है हिस्टोरिकली, कौन फ़ायदा उठाता रहा है और वो क्यों नहीं इस्लाहात करना चाहते? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं था, ये सवाल तो पूरी कौम। और सबसे बड़ी बात हसन साहब, यहाँ तो तमाम पार्टीज इनको एक पेज पर होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हारने वाला जो भी हारता है इलेक्शन में वो कहता है धांधली हुई, ना सिर्फ धांधली हुई बल्कि कहते हैं तारीखी धांधली हुई, ये तो हमारे साथ जानबूझकर किया गया। जीतने वाला मुतमईन होता है, हारने वाली कोई भी पार्टी मुतमईन नहीं होती है। तो इंतखाबी इस्लाहात तो बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और देखिए, बात यह है कि एक तासुर अपोजिशन की तरफ से ये दिया गया जैसे EVM की मशीन जो है उससे धांधली होगी। अच्छा, लोगों को कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करने दी गई। अच्छा, अब ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि एक दो मुल्कों का नाम लेके जहाँ किसी वजह से EVM का इस्तेमाल नहीं हो रहा या मुनक़ता हो गया या उन्होंने तर्क कर दिया, उसकी एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि जी फ़लाने मुल्क को देख लें। अच्छा, ये कोई सवाल नहीं करता कि EVM की ज़रूरत किस तरह के ममालिक में पड़ेगी। देखिए, EVM की ज़रूरत पहली बात तो ये है कि जमहूरी ममालिक में पड़ेगी और उन ममालिक में पड़ेगी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है। अच्छा, आप दुनिया के तमाम बड़े जमहूरी ममालिक उठा के देख लें, हिंदुस्तान सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर EVM का इस्तेमाल हो रहा है। बांग्लादेश में इसका पायलट हुआ, इंडोनेशिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ब्राज़ील में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप दुनिया का कोई बड़ा जमहूरी मुल्क उठा के देख लें, अमेरिका को देख लें, वहाँ पे EVM इस्तेमाल होता है। तो जितने बड़े मुल्क हमारे स्केल के हैं वहाँ पे EVM का इस्तेमाल होता है या हो रहा है या वो पायलट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जी हिंदुस्तान ने 20 साल लगाए तो हम क्यों करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि हवाई जहाज़ को ईजाद होते तो कई दिहाइयाँ लग गई, तो जब हवाई जहाज़ ईजाद हो गया तो ज़रूरी है कि हमने राइट ब्रदर से सफ़र अपना शुरू करना है,
और पहले वो जहाज़ बनाना है, फिर उसके बाद जेट इंजन की तरफ जाना है। जब दुनिया में आ गए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप करें। अच्छा, तीसरी बड़ी अहम बात है, तीसरी बात ये वो कहते हैं कि जी मशीन जो है वो मशीन शायद कि कुछ भी काउंट दे देगी, यानी मैंने जाकर एक वोट दिया, आपने किसी और को दिया है, वो मशीन जो मर्ज़ी फ़ैसला कर देगी। बारहा ये बताया गया कि मशीन के साथ एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसे कहा जाता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब ये है कि जब डॉक्टर साहिबा आप वोट देने गई और आपने मशीन के ऊपर बटन दबाया तो साथ ही एक सफ़ा प्रिंट होकर निकलेगा और वो आपको दिखाएगा कि जिस निशान पे आपने वोट दिया था क्या उसी पे मोहर लगी है, और वो आप तय करके बैलेट बॉक्स में डाल देंगी। वो रिकॉर्ड भी महफूज रहेगा। मशीन तो काउंटिंग फ़ौरन कर देगी। कल को अगर आपको शक गुजरे, आप उसकी गिनती करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा हसन साहब, आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरीम नवाज़ और शाहिद खकान अब्बासी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जी मरीम नवाज़ और शाहिद खकान अब्बासी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि नवाज़ लीग साबिक चीफ जस्टिस की जो ऑडियो टेप आने का वाक़या हुआ है, इसके बाद से आपने देखा कि तहरीक इंसाफ पे बड़ी तनकीद कर रही है, बल्कि खुलकर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि ये ज़रा इसका तनाजुर देख लें कि क्या है, और आप मुझे बताएं कि अगर ये साजिश नहीं थी तो क्या थी। पहले इसके अंदर आप राना शमीम को लेके आते हैं, वो लंदन में रुकते हैं, लंदन में रुक के वो बयान हल्फी जमा कराते हैं। उसके बाद वो खैर उसके अंदर बड़ी वीकनेसेस थी। उसी दिन से आप चाहे मगोइयाँ शुरू कर देते हैं कि जी अब एक ऑडियो आने वाली है, अब एक वीडियो आने वाली है। तो ये बड़ी क्लियर बात थी कि ये एक साजिश की जा रही है। अच्छा, फिर ये दूसरा सवाल, तो ये तो बड़ी क्लियर बात है, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको ये पता है कि जब इनके ज़ाती मफादात की बात आती है, इन्होंने हमेशा इदारों के ऊपर हमला किया है, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट हो, ख्वाह वो हमारे कोई और हसास इदारे हों। जब इनके ऊपर बात आई है उन्होंने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है। अच्छा, तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ का इसमें क्या इंटरेस्ट है। तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट ये है कि हम लोग तो एहतसाब के नारे पे आए हैं, हमने करप्शन को ख़त्म करना है। ये इस तरह की बातें करके एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये उन लोगों के किरदार कशी कर रहे हैं जो इनके एहतसाब कर रहे हैं, जिन अदालतों में केसेस चल रहे हैं, ये उनकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट है। हम किसी शख्स की ज़ाती वजाहत नहीं दे रहे। साकिब निज़ार साहब की बात हुई है, वो अपनी वजाहत ख़ुद देंगे, लेकिन हम एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये तो बड़ा आसान हो गया। कल को जिस अदारे ने आपकी पकड़ की, आप उसके ख़िलाफ़ ये टुकड़े जोड़ के ऑडियो बना देंगे, कभी फ़िल्म निकाल देंगे, कभी कोई झूठा बयान हल्फी जमा करा देंगे। आप चाहते हैं आपका कोई ये नहीं कि एहतसाब करे ही ना, कोई आपको पकड़े ही ना, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट है ना, क्योंकि हमने उनका एहतसाब करना है। ठीक है। अच्छा हसन साहब, मरियम साहिबा ने ट्वीट की है, वो कहती हैं जी पाकिस्तान के अवाम को पहले आटा, चीनी और अब पेट्रोल के लिए कतारों में खड़ा कर दिया गया है। मज़ीद वो लिख रही हैं कि जी वो दुआ गो हैं, वो कहती हैं मेरी दुआ है कि इन्हीं कतारों में इमरान खान साहब, उनको मुसल्लत करने वाले और वज़रा भी खड़े हों, ताकि उन्हें पता चले कि अवाम पर क्या क़यामत टूटी हुई है। क्या वाकई इतनी हमदर्दी है मरियम साहिबा को अवाम से, या वो एक पंजाबी में कहते हैं अपना अपना उल्लू सीधा करने लिए सारे मतलब आगे हैं लाइन में, बस अवाम के कंधे पे बंदूक रख के चलाए चले जा रहे, मकसद अपने मुफादात हैं, अपना अपना उल्लू सीधा करना है। अच्छा देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अब एक जो तारीख़ होती है ना डॉक्टर साहिबा, वो बड़ी बेरहम होती है, और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ें रिकॉर्ड पे होती है ना, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दो चीज़ें लोगों को देखनी चाहिए। एक तो आप मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत उठा के देख लें, और देख लें कि कितनी दफ़ा कितने क्राइसिस आए। ये तो ऐसे बात करते हैं जैसे ये सिंगापुर में हुकूमत करते रहे हैं। इस मुल्क में हमसे तो ज़्यादा इनको ये मसाइल का सामना करना पड़ा है। एक तो ये बड़ी क्लियर बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप PDM का और अपोजिशन का एजेंडा देख लें। अच्छा, आज क्योंकि जब पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से बात होगी तो इनका आज का नारा पेट्रोल होगा, अगर आटे की कीमत ऊपर जाएगी तो इनका नारा आटा होगा। जिस दिन इनको लगेगा कि इदारों के अंदर कोई बातचीत हो रही है तो इनका नारा इदारे बन जाएंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुला लिया है, उस दिन वो उसकी बात करने लग जाएंगे। तो ये तो इनका रोज़ का एक नया फ्लेवर होता है, और उसकी वजह ये है कि इनका अपना एजेंडा कोई नहीं है, इनका अपना नारा कोई नहीं है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि आज हुकूमत को किस चैलेंज का सामना है, उसको उठाओ,
अपना उल्लू सीधा करो, जो आपने मुहावरा यूज़ किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। आप इनकी 3 साल की हिस्ट्री देख लें, हर रोज़ का एक नया नारा है। अगर इतने ही अवाम के मुफाद अजीज़ हैं तो कम से कम एक पेज पे तो खड़े हो जाएं। कोई उस जगह पे बैठा है, कोई दूसरी जगह पे बैठा है, कोई पीडीएम के अंदर है, कोई पीडीएम के बाहर है। उसकी वजह यह है कि ये मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, ये अवाम की जंग नहीं लड़ रहे। अच्छा हसन साहब, एक बात से आप अग्री करेंगे कि ठीक है, बहुत से मामलात ऐसे हैं जहाँ पे अपोजिशन बिला वजह शोर मचाती है, वावेला करती है, ख़ासतौर पे जब वो कहते हैं जी हम इस्लाहात चाहते हैं, हम बेहतरी चाहते हैं, तो फिर इसमें एक पेज पे भी नहीं आते हैं, बैठते भी नहीं हुकूमत के साथ। हुकूमत दावत देती है लेकिन ये लोग सिर्फ शोर मचा रहे होते हैं, फिर मसले का हल नहीं बताते हैं, तजावीज़ नहीं देते हैं। आप तनकीद करते हैं, हुकूमत ने कहा जी तजावीज़ दें, हम आपकी तजावीज़ मानेंगे, वो तजावीज़ भी नहीं देते हैं, बस तनकीद बराए तनकीद करनी, बराए इस्लाह नहीं करनी। ये बात तो क्लियर है, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो वाकई हुकूमत की भी दुखती रग है और आवाम की तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऑपोजिशन को ये पता है कि अगर खुलकर हम खेल सकते हैं तो महंगाई के इशू पे हम हुकूमत के खिलाफ खेल सकते हैं। इस बात से अग्री करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज इस टाइप पे महंगाई भी हुकूमत के लिए, और ये जो खासतौर पे माफिया है, माफिया हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आप अग्री करेंगे? और इसको कैश करवाने की पूरी कोशिश कर रही है ऑपोजिशन। देखिए, अच्छा देखिए, महंगाई की बात, पहली बात तो बिल्कुल ठीक है कि महंगाई का मसला है और अपोजिशन ये चाहती है कि इस मसले को हम किसी तरह कैश करा जाएं। अच्छा, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि महंगाई से आवाम को मुश्किल है। हम देखें, ये हुकूमत आवाम की है ना, तो ये झूठ नहीं बोला जा सकता, आवाम को मुश्किल है। लेकिन बात यह है कि इस पे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन होने की ज़रूरत है। मैं आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी आज पेट्रोल का इशू चल रहा है और पेट्रोल की प्राइस पहले भी बढ़ी। आप मुझे ये बताएं कि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, जब एक्स रिफाइनरी प्राइस होती है डॉक्टर साहिबा, तो उसके बाद आपके डीलर मार्जिन होते हैं, आपके दूसरे मार्जिन होते हैं, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और टैक्सेस होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टैक्स बतदरीज कम किया ताकि हुकूमत पे, आवाम पे बोझ कम से कम पड़े और सेल्स टैक्स को ज़ीरो पे ले आए। और जब IMF के सामने गए तो IMF ने क्या कहा? IMF ने कहा कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं क्योंकि आपकी कलेक्शन इतनी कम हो गई है। हुकूमत ने 450 अरब का टीका लगाया ताकि आवाम को कम से कम तकलीफ़ हो। इसीलिए IMF ने कहा ना कि आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस हुकूमत ने तो लेवी इस कदर कम कर दिया तो कल को फिस्कल इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो हुकूमत के बस में जो चीज़ थी वो उसने की। आज जो डीलर्स का इशू बना हुआ है वो भी यही है, क्योंकि देखिए डीलर का मार्जिन बढ़ाना तो बड़ा आसान है। आज आप बढ़ा देंगे, वो पैसा किसने देना है? लोगों ने देना है ना वो पैसा। अब हुकूमत तो नहीं दे सकती वो पैसा, डीलर का मार्जिन, वो तो प्राइस में चार्ज होना है। अच्छा, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत का इख्तियार नहीं है, अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है और हुकूमत उस पर नहीं कुछ कर सकती, तो देखना ये है कि क्या हुकूमत कोई और ऐसा काम कर रही है जिससे आवाम की मुश्किलें कम हो रही हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एहसास राशन प्रोग्राम जिसमें 120 अरब रुपया हम आवाम के आसानी के लिए दे रहे हैं, ये इसीलिए दे रहे हैं ना कि महंगाई हो गई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो रही है, उनको कैश इंजेक्ट करो और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से इंजेक्ट करो कि कोई इतराज़ ना करे। आप मुझे बताएं, कोई पिछली हुकूमत होती ये 120 अरब रुपया कैसे इंजेक्ट होता? एक पार्लियामेंटेरियन लिस्टें बना रहा होता कि जी ये मेरा 50 आदमी है, मेरा 400 आदमी है, मेरा 600 आदमी है, इसको आप जो है ना कैश दे दें। हम लोग जा रहे हैं इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से कि ये जो 120 अरब रुपया होगा ना, इसमें से एक रुपये का अगर आप ये चाहेंगी ना कि ये रुपया किस शख्स को गया है, तो वो आपको हमारा सिस्टम ये भी बताएगा कि ये 1 रुपया फ़लाने शख्स को गया है और ये इसने आटा ख़रीदने के लिए फ़लाने स्टोर पे ख़र्च किया है। इस कदर ये ट्रांसपेरेंट निज़ाम है। सही, ठीक है जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।